जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज ये अपना साइंस का जो है चैप्टर पहले का, हम लोग साइंस को कैसे कर रहे हैं, हर चैप्टर को पहले एक वीडियो में तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। दूसरी वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक 8-10 सालों में, उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पिछली वीडियो कॉन्सेप्ट की वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, उसको मैं बता देता हूँ, जिसको कि बायोंट फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल, ठीक है ना। उत्प्लावन बल क्या होता है उसके बारे में बता दूं। मैंने यहाँ डेफिनेशन लगा रखी है, जिसको नोट करना हो, जो नोट्स बना रहे हो वो यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए कह रहा है, जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ, मतलब तरल पदार्थ का मतलब होता है लिक्विड में, ठीक है, में डूबी होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, ठीक है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, ट्यूबवेल वगैरह में नहाए होंगे या पानी के उसमें, तो आप देखे होंगे कोई भी वस्तु उठाते हैं ना तो वो हल्की लगती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है ना, लिक्विड है, वो एक फोर्स अप्लाई करता है ऊपर की डायरेक्शन में। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं, ठीक है। इस क्रिया को, पूरे क्रिया को क्या बोला जाता है? उत्प्लवन बोला जाता है, ठीक है ना, बायोंसी बोला जाता है, ठीक। यहाँ तक समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक वाटर से बना कैनाल है, कोई बकेट है, इसमें ये रेड कर देता हूँ मैं, ये कोई मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो अच्छा, कोई भी वस्तु दुनिया में होती है तो उसमें नीचे की तरफ mg काम करता है, तो इस पे ये mg लग रहा है, ठीक है। तो इस पे ना ऊपर की तरफ जो काम करेगा बल, उसे ही हम लोग बोलेंगे बायोंट फोर्स या बायोंस फोर्स या फिर उत्प्लावन बल। अब इसका इस्तेमाल क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब देखिए, अगर बायोंट फोर्स जो है, इसका मान वस्तु के भार से, वस्तु का जो खुद का mg लग रहा है उससे ज़्यादा है, तो वस्तु क्या करेगी? फ्लोट करेगी, मतलब तैरेगी। समझ गए? सिंपल सी बात है। नीचे से अगर उठाने वाला ज़्यादा ताकतवर होगा तो ऊपर वाला हल्का पड़ जाएगा, तो ऊपर वाला तैरेगा, ठीक है। और अगर कहता है कि कोई वस्तु पानी में पूरी तरह डूब गई है, इसका मतलब उस पर जो उत्प्लावन बल है वो कम काम कर रहा है उसके मास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये बात समझ गए होंगे उत्प्लावन बल के बारे में। ये सर्वदा ऊपर की तरफ काम करता है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि उत्प्लावन बल की दिशा क्या होती है, तो ऊपर की तरफ काम करती है, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा एक कॉन्सेप्ट रह रहा था, वो भी मैं क्वेश्चन से पहले आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट है, सपोज दैट आपके पास ये एक बकेट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अभी मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं एक बकेट है जो पानी से भरा हुआ है। इस, मान लो टंकी है, इस टंकी में हमने 3 छेद किए। एक छेद यहाँ नीचे ए की पोजीशन पे किया मैंने, ठीक है। हाँ, एक छेद जो है ए की पोजीशन पे कर दिया है, एक बी पे, एक थोड़ा और ऊपर सी पे। तो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेगा कि किस छिद्र से, ये तीनों छेद में से किस छिद्र में से पानी जो है सबसे दूर तक प्रेशर करेगा। कुल मिलाकर के इन तीनों पॉइंट्स में किस पॉइंट पे प्रेशर की मात्रा सर्वाधिक होगी। तो देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि इसका जो इमेज बनेगा इस तरह से, जो सबसे नीचे होगा वो पानी की धार उसका सबसे दूर तक जाएगी, ये थोड़ा और कम तक जाती है, ये सबसे कम जाएगी, ठीक है ना। तो जो सबसे गहराई में होता है उस पर फोर्स की वैल्यू, मतलब प्रेशर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उस पर दबाव सबसे ज़्यादा होता है। दबाव की वजह से टंकी से पानी जो है सबसे दूर तक फेंकता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन लगभग 2-3 सेटों में आए हुए हैं। अभी मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, वो दिखाऊंगा। तो ये बात समझ गए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा तो किसमें, दो तरह से पूछेगा। या तो पूछेगा किसमें प्रेशर किस बिंदु पे ज़्यादा होगा, तो सबसे निचले बिंदु पे। और कौन सबसे ज़्यादा पानी को दूर तक फेंकेगा, तो वो सबसे नीचे वाला। ये बात याद रखोगे। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, हमने जो सीखा है वही चीज़ें करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर का, दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। दाब मैंने क्या बताया था, दाब बराबर बताया था मैंने बल बटा क्षेत्रफल या एरिया, ठीक है। तो यूनिट अगर हमें निकालनी है तो बल की यूनिट अलग हो जाएगी, क्या होती है बताओ, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई का 1 बार मीटर, चौड़ाई का 1 बार मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है ये, ठीक है। तो इसका जो यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए कहाँ पे है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा सॉरी, ये न्यूटन मीटर लिखा हुआ है।
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका रहा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ये ध्यान देना यहाँ पे लाइन खींची है कि नहीं खींची है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आसान था, ये पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये कल के वीडियो में भी मैंने बताया था। इसमें देखिए कह रहा है कि बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से, ठीक है ना, कह रहा है बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है। तो कल मैंने बताया था कि स्कूल बैग बच्चों के जो पट्टे होते हैं ये चौड़े बनाए जाते हैं, क्यों? ताकि इनका क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा हो जाए। पट्टे का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो दाब उस पर कम लगता है ना। मैंने बताया था कि जो ये देखो, ये बताया था ना, P जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया जितना ज़्यादा दाब उतना कम, एरिया अगर कम तो दाब ज़्यादा। इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती का, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अधिक आसान क्यों होता है, क्योंकि बैग द्वारा लगाया जाने वाला बल बढ़ जाता है। नहीं, बल अगर बढ़ेगा तो उल्टा ही हो जाएगा और परेशानी होगी, ठीक है। दूसरा कह रहा है बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब बढ़ जाता है। क्या? दाब बढ़ता नहीं बल्कि घटता है, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है बैग द्वारा लगाया जाने वाला बल घट जाता है, बल नहीं घटता है, बल्कि यहाँ ये जो कंडीशन होती है दाब की, प्रेशर से होता है रिलेशन। यहाँ पे बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है और चौड़ी पट्टी होगा, दाब कम लगेगा तो बच्चा आसानी से स्कूल लेकर के चला जाएगा, ठीक है। चलो, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले आप लोगों को बता दूं, कोई भी अगर मान लो ये बकेट है, इस पे पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें ये जो द्रव भरा हुआ है या पानी भरा हुआ है, ये चारों दीवारें हर तरफ फोर्स अप्लाई करता है, चारों तरफ फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। चाहे वो दिखे ना दिखे, सभी दिशाओं में फोर्स ये लगाता है, ठीक है ना। तो चाहे अब उसमें चाहे 1 लीटर पानी हो, चाहे 1000 लीटर पानी हो, कितना भी पानी हो, हर दिशाओं में उसका क्या लगेगा, बल काम करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी 2 लीटर धारिता मतलब कैपेसिटी, कोई बोतल है जो 2 लीटर कैपेसिटी का है, जार है, में 500 ml सरसों का तेल भरा जाता है, ठीक है तो उसकी धारिता 2 लीटर की, लेकिन 500 ml केवल भरा गया। यह तेल दाब आरोपित करेगा। मैंने बताया ना, दाब सारी दिशाओं में लगता है, तो चाहे वो लिक्विड 2 लीटर डाले, चाहे 500 ml डाले, चाहे 5 लीटर डाले, जितनी कैपेसिटी है पूरा भर दे, हर कंडीशन में दाब जो है हर दिशा में लगता है, ठीक है ना। तो कह रहा है केवल अधोमुखी दिशा में गलत हो गया, केवल ऊपरी मुखी ये भी गलत हो गया, सभी दिशाओं में थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो गया। समझ गया ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ये सारे आपके पेपर के क्वेश्चन है, ये एज इट इज़ आपसे पूछे जाएंगे। अभी कई सारे क्वेश्चन मैं रिपीटेड भी दिखाऊंगा। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, ये देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन दे रखा है, ये तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो। कह रहा है किसी पानी के जहाज के ढांचे को धारा रेखीय बनाने का उद्देश्य क्या है। आप लोग देखते होंगे जो नाव वगैरह बनती है कैसे बनती है, यहाँ मुहाने पे तो पतली, बीच में इस तरह से ये धारा रेखी इस तरह से कुछ बनती है ना। अब मुझे इतनी ड्राइंग नहीं आ रही है, ठीक है ना, इस तरह से कुछ बनती है। तो ये ऐसा क्यों बनाया जाता है, नाव देखते हो ना यूं करके, तो ये क्या करता है, जो वाटर का घर्षण लगता है, ताकि देखिए इस तरह से रहेगा, मान लो ये पतला है, तो वाटर जो है इस तरह से छिलता हुआ चला जाएगा, वाटर के घर्षण को कम कर देगा, ठीक है ना, फ्लूइड मतलब। तो यही कह रहा है सिंपल सा, तरल कर्षण को निम्न करना, मतलब रिड्यूस फ्लूइड ड्रैग। तो ये तो बहुत आसान सा हो गया, ये इसीलिए ऐसा शेप बनाया जाता है, ठीक है। चलो अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अब मैंने आप लोगों को अभी उत्प्लावन बल का कॉन्सेप्ट बताया था ना, उसी पे बेस्ड है ये, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को। कह रहा है तीन विभिन्न घनत्व लेकिन समान आकार वाली वस्तु A, B, C और C एक द्रव में डाला जाता। निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और इनमें वस्तुओं पर लगने वाले उत्प्लावन बल के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके आधार पर बोला है, उत्प्लवन बल। अभी हमने सिखाया उत्प्लवन बल क्या होता है। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैंने बताया था, अगर मान लो ये बकेट है, इसमें पानी है, अगर मान लो कोई वस्तु इसमें डूब रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इस पे जो उत्प्लावन बल होगा वो कम होगा, जो बायोंट फोर्स होगा वो मिनिमम होगा, तभी तो वो डूब रही है, नहीं तो वो ऊपर धकेल देती। बायोंट फोर्स ऊपर धकेलने का काम करता है, ठीक है। अच्छा,
किसी वस्तु को किसी द्रव में डूबने का एक और रीजन होता है क्या, कल मैंने बताया था आप लोगों से डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। जिस वस्तु का घनत्व तो अधिक होगा वो डूब जाता है द्रव के। अगर मान लो ये ए है, ए इस पानी में डूब रहा है, इसका मतलब इसका जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से हाई है, तभी तो ये डूब रहा है, ठीक है ना। तो एक तरह से अगर हम रिलेशन देखें, अगर डेंसिटी हाई है जिसकी वजह से डूब रहा है तो ये भी घट जाएगा, बायोंट फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि डूबने की कंडीशन में बायोंट फोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाता है और डूबने की कंडीशन में घनत्व जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है ना, अधिक होता है, ठीक है। तो यही ये कह रहा है, 4 दे रखा है, ए बी सी डी, ये दे रखा समान आकार वाली वस्तु, आकार इनके सेम है, दो को द्रव में डाला जाता है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, डाला जाता है, निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और इनमें वस्तु पर लगने वाले उत्प्लवन बल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आगे सब कुछ दे रखा है। पहली कंडीशन देखो दे रखा है, पहला पढ़ो। पहला कह रहा है कि ए पूर्णतया द्रव मग्न हो जाता है। जो ए पिंड है ना, ये पूरी तरह से द्रव में डूब जाता है, डूब जाता है। द्रव मग्न होने का मतलब पानी में पूरी तरह डूब जाता है। तो बताओ, अगर ये पानी में डूब गया, इसका मतलब इसकी डेंसिटी हाई हुई, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी क्या हुई, हाई हो गई, पानी में डूब गया। तो अगर डेंसिटी हाई हुई तो मैंने बताया बायोंट फोर्स क्या हो गया, कम है, तभी तो डूबने दिया, नहीं तो धक्का मार के ऊपर भेज देता। तो बायोंट फोर्स मिनिमम होगा, किसका, ए का, ए का बायोंट फोर्स सबसे मिनिमम होगा। तो हम पहले ही चारों ऑप्शन देख लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पे जरा देखो, ये आरोही क्रम, क्या कौन सा क्रम पूछा है, उत्प्लावन बल के आधार पर आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब कम, फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। तो सबसे कम लगने वाला किस पे लगेगा, ए पे लगेगा। चारों ऑप्शन में देखो सबसे कम ए, सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ए कम है लेकिन बी बराबर, कभी भी बराबर नहीं लग सकेगा इस कंडीशन में, जिस तरह से उसने कह रखा है। तो ये भी ऑप्शन कट गया, तीनों बराबर, ये भी कट गया। ए देखो सबसे कम लग रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे चेक कर लेते हैं, हम आपको चेक करवा देते हैं। आई होप सी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दूसरा कह रहा है कि बी के आयतन का 1/4 भाग द्रव के भीतर और बी तैर रही है, ठीक है ना। 1/1/4 भाग, कोई मान लो लकड़ी है, इसका 1/4 भाग डूबा हुआ है, बाकी सब तैर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे उत्प्लावन बल थोड़ा ज़्यादा होगा। और यहाँ पे कह रहा है, सी में कह रहा है कि आयतन का 1/2 भाग द्रव में डूब गया। तो यहाँ पे जो है पानी और थोड़ा सा डूब गया है। देखो 1/2 डूबा है एक जगह, 1/4 डूबा है, 1/4 तैर रहा है, 1/4 डूबा है, आधा डूब चुका है। जो आधा डूब चुका है वहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर कम होगा, ठीक है ना। तो बी वाला आधा डूबा है, तो बी का जो घनत्व होगा ए से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यही वाला आपका जो रिलेशन बैठेगा, ये वाला करेक्ट बैठ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ करके फिर अप्लाई कर लेना आप लोग, अगर कोई दिक्कत आ रही है। वैसे पहला ही ऑप्शन पढ़ करके इसका आंसर किया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु पानी में तैर रही है, ठीक है ना, कोई वस्तु है पानी में तैर रही है और उसके आयतन का 1/4 भाग पानी की सतह से ऊपर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। मान लो ये रहा, ये हमने एक कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है ना, कितना उसके आयतन का 1/4 भाग पानी की सतह से ऊपर है। वन खाली इतना केवल डूबा हुआ है, ये इतना मान लेते हैं डूबा, बाकी ये पूरा का पूरा 1/4 बाहर है, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन हो सकती है इसके बाहर होने की। पहला कह रहा है वस्तु पर लग रहा उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक है। एक सेकंड, अच्छा, वस्तु का 1/4 डूब रहा है तो वस्तु पर लग रहा उत्प्लावन का उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक है। दूसरा पढ़ते हैं, वस्तु पर लग रहा उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है। अगर वस्तु के भार से कम होता है, मैंने बताया ना कि mg अगर ज़्यादा हो जाता है, mg ज़्यादा हो जाता है, उत्प्लावन बल कम हो जाता है, तो वस्तु पूरी डूब जाती है। लेकिन ये यहाँ कह रहा है पूरी नहीं डूबी है, 1/4 तैर रही है, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना। भार से कम कह रहा है ना, कम होता तो डूब जाता। अगला कह रहा है वस्तु पर लग रहा उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर है। अगर बराबर होता तो और दूसरी कंडीशन बन जाती, तो पूरी तरह से तैरता वो, यहाँ 1/4 ही तैर रहा, थोड़ा डूबा हुआ है, ठीक है ना। अगला कह रहा वस्तु पर कोई उत्प्लावन बल कार्य नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ही गलत कह दिया। अगर कोई उत्प्लावन बल काम ही नहीं कर रहा तो 1/4 तैर कैसे रहा है, पूरी तरह तो डूब जाना चाहिए था। तो साफ साफ दिख रहा है आपका ए ऑप्शन ही केवल करेक्ट हो रहा है, कि कह रहा है वस्तु पर लग रहा उत्प्लावन बल का उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक है, ठीक है ना, वस्तु के भार से अधिक है,
तभी जा कर के उत्प्लावन बल उस पर काम कर पा रहा है। ठीक है, समझ गए। तो हमने ये बताया था mg अगर ज़्यादा होगा तो उत्प्लावन बल कम लगेगा अगर वस्तु का भार ज़्यादा होगा तो। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना, कह रहा है किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नियत क्षेत्रफल क्या कह रहा है, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब, प्रेशर की बात कर रहा है, F/A होता है। ठीक है ना, के बारे में कौन सा कथन सही है। कह रहा है दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, बिल्कुल सही कह रखा है। देखा P = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, तो पहली बात तो सही है। दूसरा कह रहा है दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होता है। नहीं भैया, दाब अगर मैं मान लो दाब नीचे लगा रहा हूँ तो बल भी नीचे ही लगाऊंगा ना, तभी तो दाब नीचे जाएगा। तो दिशा समान होती है, विपरीत नहीं होती है। तो ये ऑप्शन कट गया आपका। सी ऑप्शन क्या कह रहा है देख लेते हैं। सी कह रहा है दाब और बल का मात्रक एक ही होता है। बिल्कुल गलत कह रहा है, दाब और बल का मात्रक एक नहीं होता। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, दाब का मात्रक प्रेशर का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो केवल ए सही है आपका। तो बी ऑप्शन पे दे रखा है केवल ए। समझ गए। ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक बार फिर से कर लेना, इसलिए मैं कहता हूँ PYQs किया करो। चलो आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है एक समान लंबाई 25 सेंटीमीटर और एक समान व्यास के 4 कांच के सिलेंडर A, B, C और D लिए गए और 20 सेंटीमीटर तक जल से भर दिए गए। उसके बाद A में तल से 5 सेंटीमीटर, B में तल से 8, C में तल से 10 सेंटीमीटर और D में तल से 12 सेंटीमीटर ऊपर छेद किए गए। किस सिलेंडर में छेद से बाहर आता हुआ बल जल सबसे दूर जाएगा। ये तो वही जो अभी मैंने आपको सिखाया। ये 4 सिलेंडर, एक ही सिलेंडर में 4 छेद कर दो या 4 सिलेंडर अलग से ले लो। तो इन्हें देखो छोटा छोटा 25 सेंटीमीटर का 1, 2, 3, अच्छा ऐसे नहीं बनाता हूँ, रुक जाओ 1, 2, 3, ये फोटो इधर आ जाए तब 3 हो गया आपका, ये 4 हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये है क्राइटेरिया के हिसाब से बना दिया। सब में 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, इसमें भी 20 तक, इसमें भी 20 तक, इसमें भी 20 तक, इसमें भी आपका 20 तक, सब में भरा हुआ है। कह रहे हैं बॉटल ए ये रहा आपका, चलो यहाँ पे बांधते, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है ना, कह रहे हैं ए में तल से 5 सेंटीमीटर पे छेद किया गया है। बी में कितना करा रहे हैं, ये ए में 5, बी में 8, थोड़ा सा और ऊपर हो गया, ये 8 पे है। सी में कितना कर रहे हैं, सी में 10 पे करा रहे हैं, यहाँ पे आ गया। डी में कह रहे हैं कि कितने पे है, 12 पे है। ठीक है ना, तो मैंने बताया था ना, अगर सब कुछ समान है तो जो सबसे नीचे छेद होगा उस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पानी जल जो है सबसे तेज़ ए वाले में से निकलेगा, फिर उससे कम इसमें, इससे कम इसमें, सबसे कम इसमें निकलेगा। तो ये वही वाला कंडीशन है। आपसे पूछा था जल सबसे दूर कब जाएगा, तो ए वाली कंडीशन में सबसे दूर जाएगा। ठीक है ना, समझ गए होगे, ये तो आसान हो गया अब बताने के बाद। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलो, आई होप बड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन अब आसान लगा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से पढ़िए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें कह रहा है प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से एक बल द्वारा आकर्षित होता है जिसको कि गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आसान सी बात है, जो वस्तु के ए दे रखा है कुछ। अच्छा बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल किस पे डिपेंड करता है, वस्तु के भार पे। हमारे अंदर मटेरियल कितना है उसी पे डिपेंड करता है। तो वस्तु के ए जो हो जाएगा, वस्तु का क्या हो जाएगा, भार मतलब द्रव्यमान हो गया। ठीक है ना, द्रव्यमान, भार पे नहीं, सॉरी मैंने भार बोल दिया। भार जो होता है वो दूसरी चीज़ है और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, यही तो कह रहा ना कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से एक बल द्वारा आकर्षित होती है। ठीक है, एक बल लगता है mg, वस्तु के ए और गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। तो m × g, तो m आपका मास हो गया और g गुरुत्वाकर्षण त्वरण दे रखा है। तो एक तो क्या, a क्या हो जाएगा, आपको मास की बात कर रहा है। ठीक है, जिसको द्रव्यमान बोलते हैं। तो a साफ साफ पता चल गया आपका द्रव्यमान है। ठीक है ना, निर्भर करता है। वस्तु का b उस बल के बराबर है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। ठीक है ना, तो पृथ्वी की ओर जो आकर्षित होता है तो mg को मिला करके क्या बोलते हैं, ये भार बोलते हैं। ठीक है, तो ये भार हो गया, b जो आपका हो गया वो भार से हो गया। ऑप्शन देखते हैं जरा। a को वेट दे रखा है, भार ए को दे रखा है तो ये कट गया, a को भार दे रखा है ये भी कट गया।
ए को मास ठीक है, बी को वेट ये भी ठीक है, सी को क्या कह रहा है, कह रहा है तथा चंद्रमा की सतह पर सी बदलता रहता है। अच्छा बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो बदलता रहता है, तो वो भार होता है। भार जो होता है मास और ग्रेविटी का गुणनफल होता है, तो ग्रेविटी जहाँ जहाँ चेंज होगी उसी हिसाब से वेट भी आपका चेंज होता रहता है। तो चंद्रमा पर ग्रेविटी 1/6 भाग है, तो वहाँ पे भार बदल जाता है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है जो चंद्रमा पे बदलता रहता है तो उसे भार बोलते हैं, तो सी आपका भार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है, जबकि डी एक समान रहता है, तो कौन समान रहता है, ये मास समान रहता है, तो डी देखिए ये रहा, डी द्रव्यमान समान रहेगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया होगा। समझ गए ना। एक चीज़ बस ध्यान रखना है, देखिए m इंटू जी को मिला करके आप वेट बोलते हो, केवल m रहता है तो ये मास रहता है। मास हमारी शरीर जितने परमाणुओं से मिलकर बनी है वो कभी नहीं बदलता, बदलता है तो कौन बदलता है, वेट बदलता है। क्यों, क्योंकि ये जी का गुणनफल होता है, जी बदलेगा तो पूरा वेट बदल जाएगा। ठीक है, चलो आई होप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, समझ जाओगे। अच्छा, कल मैंने डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें क्या बताया था, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा। जैसे मान लो अगर ये लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी 1 है, तो 1 से कम वाले सारे जितने भी, अगर मान लो 0.5 है, 0.9 है, तो ये सब तैरेंगे क्योंकि इनकी डेंसिटी एक से कम हो गई। ठीक है, इसका इस्तेमाल यहाँ किया गया है, तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। ये पेपर के क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि द्रव ए, बी तथा सी में अमिश्रणी है, ए बी सी जो है अमिश्रणी है, जिसके एक सेकंड, हाँ, जिसके द्रव्यमान तथा आयतन निम्न सारणी में दिए गए हैं। ये दे रखा है, ए द्रव है, बी द्रव है, सी द्रव है, द्रव्यमान इनका दे रखा है, आयतन दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, यदि जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। जल का घनत्व ऑलरेडी उसने दे रखा है, जल का घनत्व कितना दे रखा है, 1 दे रखा है आपको। ए वाले द्रव का घनत्व बताओ, ए द्रव का घनत्व, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है बताओ, मास अपान वॉल्यूम होता है, यही तो सिखाया था, मास अपान आयतन। तो ए वाले का डेंसिटी कितना हो जाएगा बताइए, तो मास हो जाएगा 5.4/5। इसको जरा सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 5 से इसको काटेगा तो 1.08 के समथिंग आएगा, मतलब 1 से बड़ा आएगा। इतना तो कंफर्म है, 5 ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो आंसर आपका 1 से बड़ा आएगा। तो ये पहली डेंसिटी हो गई। बी वाले की डेंसिटी बताओ, बी का मास 4.6 और 50 दे रखा है, तो 4.6 को 50 से अगर भाग दोगे तो ये 1 से तो कम ही आएगा, 5 8 40, 5 9 0.9 के आसपास आएगा। अरे भाई 50 नीचे की संख्या अगर बड़ी है, ऊपर की छोटी है, तो आंसर 1 से तो कम ही आएगा। ठीक है ना, तो ये लगभग 0.9 के आसपास दिखेगा सॉल्व करोगे तो। अब सी वाले का डेंसिटी बताओ कितना आएगा, सी का मास 130 है, ये 130 है, वॉल्यूम इसका 100 है, 100 से भाग करोगे तो कितना आएगा, ये देखिए ऊपर वाली संख्या 13 है, नीचे 10 है, तो एक तो आएगा ही, प्लस 3 10 3 30, तो 1.3 के आसपास आएगा। ठीक है, अगर आप मुझे बताओ जिस द्रव में इसको मिलाया जा रहा है उसका घनत्व तो 1 है, तीनों का अलग अलग घनत्व, तो इसका 1 से ज़्यादा है, इसका 1 से कम है, इसका 1 से ज़्यादा है, तो बताओ इसमें कौन सा तैर सकता है, जिसका कम होता है वही तैरेगा। तो 1 से कम केवल बी वाले का है, तो केवल बी ही तैरेगा, ये भी नहीं तैरेगा, ये भी नहीं तैरेगा। ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है ए द्रव जल पर तैरेगा। बताओ क्या ए तैरेगा, ए तो 1 से ज़्यादा है, जब ए 1 से ज़्यादा है और पानी का तो 1 ही है, तो ये तो कभी नहीं तैरेगा, डूब जाएगा तुरंत, भारी है इसका डेंसिटी, तो ये गलत हो गया। कह रहा है ए और सी जल में तैरेंगे, बिल्कुल गलत है, ए और सी दोनों तैरेंगे नहीं, दोनों डूब जाएंगे, ये भी कट गया आपका। कह रहा है द्रव बी और सी जल में तैरेंगे, नहीं, केवल बी तैरेगा, क्योंकि सी तो 1 से ज़्यादा है देखिए, तो ये भी डूब जाएगा, तो इस केवल द्रव बी जल में तैरेगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला। आई थिंक समझ गए होंगे, हायर डेंसिटी डूबेगी, लोअर डेंसिटी तैरेगी, जिससे तुलना कर रहे हो। ठीक है ना, तो जल 1 था और बाकी सबको तुलना कर लो, कौन 1 से कम है वही तैरेगा, तो एक ही आंसर था जो बी, वही तैरेगा। ठीक है ना, अब समझ में आने लग गया होगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एक वस्तु x द्रव P और Q में डूब रही है। ठीक है ना, एक कोई वस्तु है, ये मान लो द्रव बना दिया मैंने, 3 द्रव हैं, ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है ना, कह रही है द्रव P, एक सेकेंड, P और Q में डूब रही है, तो इसका मतलब इसमें डूब रही है, इसमें डूब रही है, इसका मतलब x का जो डेंसिटी है इन दोनों से तो ग्रेटर है, P से भी ज़्यादा है और Q से भी, तभी तो डूब रही है। ज़्यादा डेंसिटी वाले डूबते हैं, कम वाले तैरते हैं।
और क्या कह रहा है, लेकिन द्रव आर में तैर रही है। इसका मतलब एक्स वस्तु की जो डेंसिटी है वो कम है आर से, तभी तो आर में तैर रही है, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो ये कह रहा है तैरती है। तो निम्न प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला प्रेक्षण आपको दे रखा है, एक्स का घनत्व पी के घनत्व से अधिक है। एक्स का घनत्व अभी मैंने बताया ना, पी के घनत्व से अधिक है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो उसमें डूब रही है पी में। कह रहा है एक्स का घनत्व आर के घनत्व से निम्न है, तभी तैर रही है, ये भी सही है, बी भी सही है आपका, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बता दिया, यही कह रहा है, देखिए एक्स का घनत्व आर के घनत्व से निम्न है, ये देखो दिखाया ना, एक्स का घनत्व आर के घनत्व से कम है तभी तैर रहा है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, पी का घनत्व आर के घनत्व के बराबर है। पी का घनत्व आर के घनत्व के बराबर है, ये हम कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते, इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है। आगे क्या कह रहा है, पी का घनत्व आर के घनत्व से कम है। पी का घनत्व आर के घनत्व से, ये भी हम नहीं डिसाइड कर सकते। तो हम जो डिसीजन ले सकते हैं केवल और केवल आपका ए और बी सही होंगे, ठीक है ना। तो ए और बी कहीं दे रखा है। अच्छा एक सेकंड, ये क्या कह रहा है, पी का घनत्व आर के घनत्व से कम है, ये पी है, आर है, हाँ बिल्कुल ये डी तो सही हो जाएगा। देखिए एक वस्तु पी में डूब रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब पी का घनत्व कम है और आर में तैर रही है। तो आर जो है, जब वस्तु से ज़्यादा घनत्व, जैसे मान लो ये बीच में एक्स है, एक्स से ज़्यादा आर है, और एक्स जो है वो पी से भी ज़्यादा है, ठीक है, पी और क्यू से ज़्यादा है। तो इसका मतलब सिंपल देखा जाए तो आर जो है वो पी से ज़्यादा होगा। तो ये कह रहा है पी का घनत्व आर के घनत्व से कम है, तो पी का घनत्व आर के घनत्व से कम है, तो डी सही हो गया। ये पी का घनत्व आर के घनत्व के बराबर है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ए बी और सी तीन चीज़ें आपकी सही होंगी, सॉरी ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये इक्वेशन बना लेना, एक्स जो है पी से ज़्यादा पी क्यू से ज़्यादा है, लेकिन एक्स आर से कम है, तो इन दोनों का जब रिलेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पी जो है आर से भी कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चौथे ऑप्शन में यही दे रखा है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही वीडियो, नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, लोग प्रायः कपड़े का एक गोल टुकड़ा किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने से पहले रखते हैं, इससे मदद होती है क्योंकि, देखिए कभी देखा होगा कुली वगैरह होते तो पगड़ी बना करके यहाँ सर पे रख लेते, तो छर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब कम लगता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, ठीक है, इसलिए ये कपड़े रखे जाते हैं। पहला कह रहा है संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से दाब घटता है, बिल्कुल सही बात है, संपर्क क्षेत्र के घटने से दाब घटता, संपर्क क्षेत्र के घटने से दाब घटता है, बात तो सही है, लेकिन इसलिए कपड़ा नहीं लगाया जाता है कि संपर्क क्षेत्र घटे। संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से बल घटता है, बल का कोई जिक्र नहीं होगा यहाँ पे। संपर्क क्षेत्र के घटने से बल की वृद्धि, यहाँ पे बल आ गया क्योंकि ये प्रेशर का मामला है। ये देखिए पहला ऑप्शन सही है। वैसे ये बात, ये भी संपर्क क्षेत्र के घटने से दाब घटता है, नहीं ये गलत है, उल्टा चलता है, दाब अगर क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है संपर्क क्षेत्र में वृद्धि से दाब घटेगा, ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका। आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से 2-4 क्वेश्चन और हैं, इनको भी निपटा लेते हैं। ये देखिए ये क्या कह रहा है, स्थिर अवस्था में द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है, ये तो आसान है, अभी मैंने बताया, अगर ये पानी से भरा हुआ टैंकर है, ठीक है ना, तो ये चारों तरफ दाब डालेगा, हर दिशा में दाब डालेगा, ठीक है, तो ये तो आसान हो गया। स्थिर अवस्था में अगर द्रव है, जल है, तो सारे दिशा में लगाएगा दाब। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या कह रहा है, देखिए पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड, मतलब कोई पार्ट है, डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है। पानी के लोहा डाले आपने, तल में डूब गया, दो कारण हो गया, अगर डेंसिटी से रिलेटेड ऑप्शन देगा तो हाई डेंसिटी होगा, या फिर उत्प्लावन बल से होगा तो उत्प्लावन बल कम होगा। देखते हैं किससे रिलेटेड ऑप्शन है। बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके, ये तो गलत बात है। ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक की भार की तुलना में कम है, ये बिल्कुल सही है। उत्प्लावन बल कम है, उत्प्लावन बल होता क्या है, जो कोई वस्तु है जितना पानी हटाता है ना, वही उत्प्लावन बल होता है। तो अगर भार से कम पानी हटाएगा तो डूब जाएगा। ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, ये सही है। आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है, अगर कम होता तो तैरने लग जाता, mg अगर कम होगा तो वस्तु तैरती है, लेकिन यहाँ कह रहा है वस्तु डूब रही है, तो ये गलत हो गया। कह रहा है जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। जल का घन, अच्छा जल का घनत्व अगर अधिक है तभी तो डूब रहा है, ठीक है ना,
जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है, सॉरी, अगर जल का घनत्व अधिक है ब्लॉक का कम है तो कम वाला तैरेगा, तो वस्तु तैरनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वस्तु डूब रही है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, केवल और केवल आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये देखिए सिंपल सा है, लॉजिक लगा के आंसर देख सकते हो। कह रहा है हम वायुमंडल के बाहर से पिचकते नहीं हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ सुना होगा, हमारे चारों तरफ वायुमंडल की परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इस तरह से वो सब हम पे प्रेशर लगा रही हैं, ठीक है। तो हम लोग पिचक क्यों नहीं जाते, प्रेशर की वजह से चारों तरफ से लग रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। कह रहा है हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है, नहीं, अगर अधिक होगा तो हमारे अंदर की अंतड़ियाँ बाहर निकल के आ जाएंगी, प्रेशर कम, बाहर के प्रेशर कम हो गया तो, ठीक है ना। कह रहे हमारे शरीर भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक और यह बाहर के दाब की अपेक्षा निम्न होते हैं। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक और यह बाहर के दाब को निरस्त कर सकते हैं, नहीं, ये भी गलत है, अधिक होता ही नहीं है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम होता है, ऐसा नहीं है, कम होता तो हम लोग पिचकते। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है, ये बिल्कुल सही है आपका, चौथा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश वाले लिखे हुए क्वेश्चन वो देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर उसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया, ठीक है ना। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। मान लो अगर एक लोहे का ये ब्लॉक है, ठीक है ना, ये गुटका है, इसके अलग अलग फलक होंगे, एक चौड़ा होगा एक पतला होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। जैसे ये मान लो, वो मान लेते हैं कि ये आपके पास गुटका है, ठीक है ना, एक सेकंड, ये गुटका है, तो इसका ये क्षेत्रफल ज़्यादा, ये कम क्षेत्रफल, ये ज़्यादा क्षेत्रफल, ये कम क्षेत्रफल। तो कह रहा है कि बल तो देखो चाहे जैसे रखोगे, मास के अकॉर्डिंग mg हमेशा बराबर लगेगा, तो बल तो सेम रहेगा, बल तो कैसे भी, चाहे मेज पे मैं ऐसे रख दूँ, चाहे मेज पे ऐसे रख दूँ, बल सेम रहेगा, ठीक है ना, बल समान होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या दाब समान होगा, इस तरह से लगाया क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, दाब कम हो गया, इस तरह से लगाया तो क्षेत्रफल कम हो गया, दाब ज़्यादा लगने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब दाब जो है वो परिवर्तित होता रहेगा। तो देखिए समान बल और समान दाब होगा, गलत बात है, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब होगा, ये सही है। अभी हमने प्रैक्टिकल दिखाया ना, क्योंकि दाब जो होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, एरिया के। तो जब ब्लॉक को उल्टा सीधा करोगे ना तो उसके क्षेत्रफल के हिसाब से क्यूबिकल ब्लॉक का एरिया घटता बढ़ता रहता है, तो आपका दाब भी घटेगा बढ़ेगा। आई थिंक इससे अच्छा और नहीं समझाया जा सकता, आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए किसी आयताकार पात्र में जल से भरी कोई द्रव भरा है। देखिए ये वही दे रखा है, ये फिगर में यहाँ बना देता हूँ साफ सा, ये पानी भरा, ये ए है, यहाँ पे ये ए छेद है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे नीचे सबसे सी पॉइंट है। क्या कह रहा है, द्रव दाब के विषय में निम्न में से सही कथन चुनिए। ए दाब क्या होगा, सबसे नीचे वाले पे अधिक होगा, उसके बाद सी पे सबसे ज़्यादा, देख लो सी पर दाब सबसे ज़्यादा, फिर बी पे बराबर तो हो ही नहीं सकता, सी पे ज़्यादा, फिर बी पे, फिर ए पे, ये बिल्कुल सही है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे दाब घटता जाता है, ये दो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट में भी बता दिए हैं, ठीक है। आ जाते हैं अपने आखिरी को, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा कैसा लग रहा है। अगला जो चैप्टर होगा, अब एक चैप्टर हम लोग मैथ का लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पहले पार्ट में देखेंगे, दूसरे पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरीके से अल्टरनेट करके जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता सीटेट का, तब तक दिन में एक ही क्लास करेंगे। नोटिफिकेशन के बाद मैथ और साइंस डेली दोनों करने लग जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए कह रहा है, भारी बोझ उठाने वाले कुली सदैव ही अपने साथ एक लंबा कपड़ा का टुकड़ा रखते हैं, ठीक है। अपने सर पर बोझ को रखने से पहले वह ड्रेस, अच्छा, इस कपड़े को, ये इस लिखा, इस कपड़े को गोल चकती को आकृति में लपेटकर अपने सर पर रख कर फिर उस पर बोझ रखते हैं, ऐसा कर देते हैं। अच्छा, मैंने बताया ना वही कपड़े वाला, देखो रिपीट हुआ ना, पहले भी एक क्वेश्चन मिला था, यहाँ पे भी, जिसकी वजह से क्षेत्रफल बढ़ जाए, दाब घट जाए। कह रहा है अपने सिर के बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं, ये सही बात है। कह रहा है अपने सिर पर बोझ दबाव लगाए बल को घटा दे, बल का कोई मतलब ही नहीं होता है। बोझ, ये बोझ है भाई, बोझ लिखा हुआ है, बोझ का प्रणोदन
घटा देते हैं, प्रोद्योदन से कोई मतलब नहीं है। संभावित चोट से चोट वोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, दाब घटने बढ़ने से होता है। एरिया बढ़ाओगे दाब कम हो जाएगा, इसलिए कपड़े का पिड़ाई रखा जाता है, ठीक है ना, पिंड बना के। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं तक रखेंगे अब हम लोग, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। जय हिंद।